मित्रों, जय जय श्री राम। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल केजरीवाल जिंदाबाद में पुनः स्वागत है। शुरू करते हैं आज की सबसे ज़्यादा चर्चित खबर पर मेरी यह खास रिपोर्ट। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने केंद्र सरकार पर एक कानूनी मुकदमा कर्नाटक हाई कोर्ट में दायर किया है। बस इसी खबर पर मैं आज आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि यह मुद्दा आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है। इसलिए बहुत ही ध्यान से इसे देखिए, सुनिए। एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जानी जाती थी, ने 5 मार्च 2025 को भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी है। यह मुकदमा 20 मार्च 2025 को सार्वजनिक हुआ है। एक्स का कहना है कि भारत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी अधिनियम 2000 का गलत इस्तेमाल कर रही है, खासकर धारा 79(3)(b का, जिसके जरिए सरकार कथित तौर पर अवैध और मनमानी सेंसरशिप कर रही है। एक्स का आरोप है कि सरकार इस धारा का उपयोग करके सोशल मीडिया पर कंटेंट को ब्लॉक करने का एक समानांतर सिस्टम बना रही है, जो धारा 69A के तहत तय कानूनी प्रक्रिया को बाईपास करता है। पहले तो समझ लेते हैं धारा 79(3)(b क्या है और मोदी सरकार इसका दुरुपयोग कैसे कर रही है। यह धारा कहती है कि अगर सरकार या कोर्ट के आदेश पर कोई प्लेटफॉर्म अवैध कंटेंट हटाने में नाकाम रहता है तो उसे 36 घंटे के अंदर ऐसा करना होगा, वरना उसकी सेफ हार्बर यानी कि सुरक्षा जो प्लेटफॉर्म को कानूनी जिम्मेदारी से बचाती है, खत्म हो सकती है। एक्स का कहना है कि सरकार इस धारा का इस्तेमाल बिना ठोस कानूनी प्रक्रिया के कंटेंट हटाने के लिए कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के 2015 के श्रेया सिंघल नामक केस के फैसले के खिलाफ है। उस फैसले में साफ कहा गया था कि कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार सिर्फ धारा 69A के तहत होना चाहिए, जिसमें साफ प्रक्रिया और जुडिशियल ओवरसाइट की जरूरत होती है। भारत सरकार यह सारा सेंसरशिप का काम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के तहत सहयोग पोर्टल द्वारा करती है। इन्होंने सहयोग नाम का एक पोर्टल बनाया है भारत सरकार ने, उसके तहत जो इनका साइबर क्राइम ब्रांच है, उसके तहत ये सब काम किया जाता है, जिसके जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पुलिस के बीच सीधे तालमेल करके कंटेंट हटाने के आदेश दिए जाते हैं। एक्स का कहना है कि यह पोर्टल एक सेंसरशिप टूल की तहत काम कर रहा है, जहां बिना पारदर्शिता या कानूनी जांच के हजारों अधिकारी कंटेंट हटाने के ऑर्डर दे रहे हैं। अब इस पर एक्स ने इस पोर्टल पर कर्मचारी देने से इनकार कर दिया है और इसे अवैध बताया है। एक्स का दावा है कि सरकार का यह तरीका ऑनलाइन अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबा रहा है। कंपनी चाहती है कि कोर्ट धारा 79(3)(b के तहत जारी सभी टेक डाउन ऑर्डर को रद्द करे और सहयोग पोर्टल से जुड़े आदेशों पर रोक लगाए। अब इस पर सरकार का पक्ष क्या है, आइए इसे भी जान लेते हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और देश की संप्रभुता के लिए जरूरी है, जैसा कि हर मुद्दे पर राष्ट्रीयता को बीच में लाने की मोदी सरकार की आदत है। पहली सुनवाई में सरकार ने कहा कि एक्स के सहयोग पोर्टल से जुड़ने से इनकार करने पर अभी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। कोर्ट ने एक्स को यह छूट दी है कि अगर सरकार कोई सख्त कदम उठाती है तो वो दोबारा कोर्ट आ सकती है। इस पर अगली सुनवाई 27 मार्च 2025 को होना तय है।
यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि एलन मस्क भारत में अपने बिजनेस टेस्ला और स्टारलिंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि यह मुकदमा सरकार के साथ उनके रिश्तों को कितना प्रभावित कर सकता है। साथ ही यह डिजिटल अधिकारों और सोशल मीडिया रेगुलेशन के भविष्य के लिए एक बड़ा टेस्ट केस के रूप में भी सामने आ सकता है। आसान भाषा में कहें तो एक्स कह रही है, भाई सरकार बिना सही प्रक्रिया के हमसे कंटेंट हटवा रही है जो कि गलत है, जबकि सरकार बोल रही है नहीं, देश की सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ता है। अब कोर्ट तय करेगा कि हक किसका सही है। अब इसी पर जनता के बीच जो पिछले 10-11 सालों से सवाल बना हुआ है जस का तस, उस पर भी हमें चर्चा करना जरूरी है ताकि आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ सके। जैसा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, इस पर एक्स प्लेटफॉर्म और सिविल सोसाइटी के लोग का कहना है कि सरकार कंटेंट ब्लॉक करने के लिए जो ऑर्डर देती है वो अक्सर गोपनीय होते हैं। लोगों को नहीं पता होता कि कौन सा कंटेंट क्यों हटाया गया। इससे लगता है कि सरकार मनमानी कर रही है। मैं उदाहरण के लिए मेरा कल का एक उदाहरण देता हूं कि मैंने जो अभी ये जो यूट्यूब चैनल का प्लेटफॉर्म बनाया है, उसमें मैंने आज से 2 हफ्ते पहले एक वीडियो शेयर किया था और वो सारा जो कॉपीराइट ये वो सब चीज़ों को पार करने के बाद वो वीडियो 2 हफ्ते तक चला और उसमें कम से कम 7,100 से ज़्यादा व्यूज भी आए हुए थे। अब कल जो है उस वीडियो को अचानक बिना कोई वजह बताए यूट्यूब ने उसे बंद कर दिया। अब उस वीडियो में कुछ नहीं है, जो कुछ भी हमारे आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक जो तीसरी बार चौथी बार जीतकर आए हैं, वो दिल्ली विधानसभा में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गुजरात की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और जो CAG रिपोर्ट्स पर ये लोग शोर मचा रहे थे उसको जो है उन्होंने उजागर किया है और बाकी और राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों को उजागर करते हुए उनका कम से कम 7-8 मिनट का वो वीडियो है। उस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी को इतना ऐतराज़ आया कि उस वीडियो को उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर हटवा दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये है असली वजह। अब एक्स ने अपनी याचिका में कहा कि सहयोग पोर्टल पर हजारों अधिकारी बिना जुडिशियल ओवरसाइट के ऑर्डर दे रहे हैं, जो गलत इस्तेमाल का रास्ता खोलता है, जो मैंने अभी आपको अपने वीडियो का उदाहरण दिया। और उसको अभिव्यक्ति पर पाबंदी मानते हुए एक्स कहता है कि कई बार सरकार ऐसे कंटेंट को भी हमसे हटवाती है जो सिर्फ उनकी आलोचना करता है, ना कि कोई गैर कानूनी काम। मिसाल के तौर पर ऐसे और भी अनगिनत उदाहरण हैं। 2021 में किसान आंदोलन से जुड़े कुछ ट्वीट्स ब्लॉक किए गए थे जिनमें सरकार की नीतियों की खुलेआम आलोचना हुई थी। इसे लोग फ्री स्पीच पर हमला मानते थे। बस इसी सेंसरशिप का डर लोगों के बीच बना है, जिस पर आलोचकों का कहना है कि सरकार का असली मकसद असहमति को दबाना है। एक्स पर लोग कहते हैं अगर हर बात पर कंटेंट ब्लॉक करने की धमकी आती रहेगी तो लोग खुलकर बोलने से डरने लगेंगे। यह डिजिटल लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है। सरकार पर जो यह कानूनी दुरुपयोग का आरोप लगा है वो यूं ही नहीं लगा, क्योंकि IT एक्ट की धारा 69A और 79 जैसी धाराओं को इतना व्यापक बनाकर रखा गया है सरकार द्वारा कि सरकार इन्हें अपनी सुरक्षा और सुविधा के अनुरूप इस्तेमाल कर रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी श्रेया सिंघल केस में साफ लफ्जों में कहा था कि सेंसरशिप तभी होना चाहिए जब साफ प्रक्रिया और मजबूत वजह हो। लेकिन एक्स का आरोप है कि सरकार इस फैसले की भावना का पालन नहीं कर रही। इसके पीछे सरकार की असली मंशा क्या है, हम उसे भी जानते हैं। उससे पहले जानते हैं कि सरकार का नज़रिया क्या है।
वो कहती है कि यह सब देश और समाज को सुरक्षित रखने के लिए है, ना कि लोगों की आवाज़ दबाने के लिए है। उनका तर्क है कि आज़ादी का मतलब अराजकता नहीं हो सकता। इस पर आलोचकों का भी एक नज़रिया है। उनका मानना है कि सरकार अपनी ताकत बढ़ाने और विरोध को कुचलने के लिए ऐसा कर रही है, खासकर तब जब सोशल मीडिया पर उसकी नीतियों की खुलकर आलोचना की जाती है। अब इसमें सच कहाँ है, यह मैं आप सब पर व कोर्ट पर छोड़ता हूँ, क्योंकि यह कहना मुश्किल है कि सरकार की मंशा सिर्फ कंट्रोल करना है या सच में सुरक्षा की चिंता है। हकीकत शायद बीच में ही कहीं है। कुछ कदम सच में ज़रूरी हो सकते हैं, हम मान सकते हैं, लेकिन तरीके और पारदर्शिता की कमी इसे संदिग्ध बनाती है। एक्स का मुकदमा इसी सवाल को कोर्ट में सामने लाया है और अब देखना है कि कर्नाटक हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं इस बात पर कि क्या यह पहला और नया मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं, आप सबको पहले से पता है मौजूदा भारतीय मीडिया की स्वतंत्रता का हाल क्या हो रखा है इस देश में। कई लोग मानते हैं कि मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव में मुख्य धारा की मीडिया, टीवी और अखबार पर एक तरह का अनौपचारिक नियंत्रण है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2024 में 159, ये 180 देशों का इंडेक्स होता है, उसमें 159वां नंबर है, जो 2014 जब मोदी जी सत्ता में आए थे कि 140 से काफ़ी नीचे आ चुका है। आलोचक इसे सबूत के तौर पर मीडिया की आज़ादी घटा हुआ मानते हैं। बड़े न्यूज़ चैनल्स और अखबारों पर सरकार समर्थक नैरेटिव हावी दिखता है। विपक्षी दलों, सिविल सोसाइटी और स्वतंत्र पत्रकारों का साफ आरोप है कि सरकार असहमति को दबाने के लिए मीडिया को कंट्रोल कर रही है। अब मन में सवाल तो उठेगा ही कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे का असल कारण राजनीतिक प्रभाव और कॉरपोरेट मालिकाना हक तो नहीं है कहीं। भारत में ज़्यादातर बड़े मीडिया हाउस कॉरपोरेट के पास हैं, जैसे रिलायंस नेटवर्क 18, अडानी एनडीटीवी का हिस्सा या टाइम्स ग्रुप या और भी बहुत सारे। ये कॉरपोरेट्स सरकार के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस, चाहे वो टेलीकॉम से जुड़ा हुआ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ हो, एनर्जी से जुड़ा हुआ मामला बिजनेस हो, सरकारी नीतियों पर निर्भर करते हैं ये सारे बिजनेस। मिसाल के तौर पर 2022 में अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी में हिस्सेदारी ली, जिसके बाद कई लोग कहने लगे कि यह चैनल सरकार की आलोचना अब करना बंद कर देगा। एक पक्ष यह भी है कि आरएसएस का भी वैचारिक प्रभाव है इन मीडिया हाउसेस पर। चूँकि आरएसएस जो बीजेपी की वैचारिक मात्र संस्था है, एक राष्ट्रवादी नैरेटिव को बढ़ावा देती रही है। इसमें हिंदुत्व, एकता और राष्ट्रीय गौरव जैसे कथित विचार होते हैं। आलोचकों का कहना है कि आलोचकों का कहना है कि आरएसएस के इस नैरेटिव को फैलाने के लिए सरकार समर्थक गोदी मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जो चैनल या अखबार इस लाइन से हटते हैं उन्हें विज्ञापन मिलने, टैक्स छापों या कानूनी दबाव का सामना करना पड़ता है, जैसे ईडी, आईटी, सीबीआई वगैरह वगैरह। और ये सबको पता है, ये सार्वजनिक है। अब कानूनी और आर्थिक दबाव क्या है, इसको समझ लेते हैं। सरकार ने कई स्वतंत्र पत्रकारों और मीडिया हाउस पर यूएपीए, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या देशद्रोह जैसे सख्त कानूनों का इस्तेमाल किया। उदाहरण के तौर पे 2020 में न्यूज़ क्लिक के खिलाफ छापेमारी करी और पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी, और इसमें एनडीटीवी का जो पुराने मालिक हैं उनका, और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वो चर्चित उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिसके माध्यम से सरकार ने इन्हें सरेंडर करवाया। दरअसल विज्ञापन का बड़ा हिस्सा सरकार और पीएसयू, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, उनसे आता है। जो मीडिया हाउस सरकार की लाइन से हटते हैं उनके लिए फंडिंग मुश्किल हो जाती है।
मोदी सरकार सार्वजनिक धारणा को आकार देना सरकार के लिए खतरा मानती है। यही कारण है कि बीजेपी और मोदी सरकार की रणनीति का यह एक हिस्सा है कि वे जनता की राय को अपने पक्ष में रखने के लिए गोदी मीडिया तंत्र को बढ़ावा दिए हुए रहते हैं। इसके लिए टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर सरकार के पक्ष में एक सकारात्मक इमेज बनाना अनिवार्य मानते हैं। जो मीडिया इस नैरेटिव के खिलाफ जाता है उसे राष्ट्र विरोधी करार देने की कोशिश की जाती है। इसे ही कंट्रोल करना कहते हैं। जबकि सरकार का इसमें कहना है कि यह मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि गैर जिम्मेदार पत्रकारिता और फेक न्यूज़ को रोक रही है। उनका तर्क है कि कुछ मीडिया हाउस जानबूझकर देश का माहौल खराब करते हैं। गजब लॉजिक है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह कंट्रोल का तरीका एक सॉफ्ट तरीका कह सकते हैं, सीधे सेंसरशिप नहीं बल्कि दबाव, धमकी और प्रोत्साहन के जरिए मीडिया को कंट्रोल करना कहलाता है। और इसी का हिस्सा है अब सोशल मीडिया पर सेंसरशिप की। आप सबको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। सोशल मीडिया, एक्स, फेसबुक, यूट्यूब पर सरकार ने पिछले कुछ सालों में कंटेंट ब्लॉक करने के ऑर्डर बेतहाशा बढ़ा दिए हैं। 2021 के आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार के निर्देश पर 36 घंटे में कंटेंट हटाना पड़ता है। एक्स का मौजूदा मुकदमा इसी नियम के खिलाफ है। कई बार सरकार ने पूरे अकाउंट्स यानी अकाउंट ही उड़ा दिया, ट्वीट्स उड़ा दिए, वीडियो को ब्लॉक कर दिया। जैसे 2021 में जो मैंने अभी बताया, किसान आंदोलन के दौरान 250 से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवाए गए थे। यह सब क्यों हो रहा है? क्या अभी भी बताने की ज़रूरत है आप लोगों को? चलिए, क्योंकि सरकार भी जानती है सोशल मीडिया की ताकत को। भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स। यह सरकार विरोधी आंदोलनों जैसे सीए, एनआरसी और अन्ना आंदोलन, किसान आंदोलन को संगठित करने का बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। सरकार को लगता है कि अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो यह अस्थिरता उनके लिए खतरा पैदा कर देगा। आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर भी उनका कथित राष्ट्रवादी और हिंदुत्व का नैरेटिव हावी रहे। जो लोग इससे हटकर बोलते हैं, चाहे वो लिबरल, वामपंथी या विपक्षी हों, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है। मिसाल के तौर पर 2020 में कश्मीर पर कुछ ट्वीट्स ब्लॉक किए गए जो सरकार की नीति की आलोचना कर रहे थे। फेक न्यूज़ का तो सिर्फ बहाना रहता है। इस पर सरकार कहती है कि सेंसरशिप का मकसद फेक न्यूज़, अफवाहें और हिंसा को रोकना है, मगर आलोचकों का जो कहना है वो इस बहाने असहमति को भी निशाना बनाया जा रहा है। जैसे 2021 में कोविड मैनेजमेंट को लेकर के आलोचना करने वाले जो पोस्ट किए गए सोशल मीडिया पर, उन्हें पैनिक फैलाने के नाम पर हटवाया गया था। इस पर ये कानूनी कवच ओढ़ने की कोशिश की जाती है। आईटी एक्ट की धारा 69A और 79(3)B सरकार को व्यापक अधिकार देती है। बस यही तो एक्स का आरोप है कि इनका इस्तेमाल मनमाने तरीके से किया जा रहा है, बिना पारदर्शिता या कोर्ट की निगरानी के। इस काम में आरएसएस का कितना बड़ा रोल है, यह भी आप जानना जरूरी है। चूंकि आरएसएस सीधे सरकार नहीं चलाती, लेकिन बीजेपी के वैचारिक आधार के तौर पर उसका गहरा प्रभाव जनमानस पर रहता है। आरएसएस के संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी और समर्थक आईटी सेल सोशल मीडिया पर बेतहाशा सक्रिय रहते हैं। ये सरकार विरोधी कंटेंट को हिंदू विरोधी या देश विरोधी करार देकर उन पर दबाव बनाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आरएसएस की विचारधारा को लागू करने के लिए सरकार और उसके समर्थक सोशल मीडिया पर एक संगठित अभियान चला रहे हैं। इनकी मंशा असली क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता और सत्ता पर कंट्रोल रखना। हर सरकार अपनी छवि और सत्ता को बनाए रखना चाहती है,
हम सब मानते हैं, लेकिन बीजेपी आरएसएस गठजोड़ के लिए यह जरूरी है कि जनता का नैरेटिव उनके पक्ष में रहे। मीडिया और सोशल मीडिया पर कंट्रोल इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बस इसी वैचारिक प्रभुत्व के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी एक खास विचारधारा को देश पर थोपना चाहती है, जिसमें असहमति की कोई जगह नहीं है, अगर है भी तो वो नाम मात्र रहे। इसके लिए उन्हें मीडिया और सोशल मीडिया को कंट्रोल करना जरूरी लगता है। सरकार का दावा है कि यह सब देश की सुरक्षा और एकता के लिए है, मगर जब आलोचना को भी निशाना बनाया जाता है तो यह सेंसरशिप पर बड़ा शक पैदा करता है। निष्कर्ष बस इतना है कि आरएसएस और मोदी सरकार जब कहते हैं कि यह कंट्रोल नहीं है बल्कि जिम्मेदार आज़ादी सुनिश्चित करना है ताकि देश में अराजकता न फैले, लेकिन सबसे बड़े अराजक कौन हैं? यही लोग हैं, सबको पता है। यही कारण है कि जो भी इनकी हरकतें चल रही हैं, इन हरकतों पर आम लोगों का, आलोचकों का शक पैदा होना लाजमी है। और आलोचकों को इसीलिए लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला है, जिसका मकसद असहमति को कुचलना और एक खास विचारधारा को थोपना। सच शायद बीच में ही कहीं छुपा है। कुछ कदम सच में सुरक्षा के लिए अहम हो सकते हैं, लेकिन तरीके और हदें इसे सवालों के घेरे में लाती हैं। उम्मीद है यह वीडियो विश्लेषण आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। भविष्य में ऐसे और वीडियो के लिए मेरे इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर बजा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।